आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, सांस्कृतिक संदर्भ एवं अवधारणाएं के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि अंतर सांस्कृतिक संचार क्या होता है। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन अंतर सांस्कृतिक संचार, कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे पता है कि कल्चर के बारे में मैंने क्या बताया था। व्हाट इज कल्चर? जीवन जीने की कला, वे ऑफ लिविंग। ठीक है, द वे ऑफ लिविंग। ओके। इंटर कल्चरल क्या होता है कि जब दो अलग अलग कल्चर के लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, वो होता है हमारा इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। जब दो अलग कल्चर के लोग साथ में कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, क्लियर। कुछ भी ले सकते हो कि एग्जाम्पल के लिए वुमेन मैन से टॉक कर रही है या फिर क्रिश्चियन मुस्लिम से टॉक कर रही है, ये सब चीजें हो जाएगी इसमें। अगर हम बात करें मल्टी कल्चरल ग्रुप, क्या होता है मल्टी कल्चरल ग्रुप का क्या मतलब होता है? मोर देन टू कल्चर। मोर देन टू कल्चर, जहां पर दो कल्चर से ज्यादा लोग होते हैं ना, उसको हम बोल देते हैं मल्टी कल्चर। एग्जाम्पल के लिए किसी भी ग्रुप में अलग अलग नेशंस के लोग का होना। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि किसी कंपनी में क्या है, किसी कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग काम करते हैं, वो होती है हमारी मल्टी कल्चरल ग्रुप। इंटर कल्चरल, जब एक कल्चर का जो पर्सन है वो किसी अन्य डिफरेंट सेकंड पर्सन से बात करेगा जो डिफरेंट कल्चर से आता है। मल्टी कल्चरल का क्या मतलब होगा कि जब ऐसा ग्रुप जहां पर दो कल्चर से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, वो होता है हमारा मल्टी कल्चरल ग्रुप। ठीक है। क्रॉस कल्चरल क्या होता है? क्रॉस कल्चरल का मतलब क्या होता है? कंपेयर डिफरेंट कल्चरल ग्रुप, कंपैरिजन और इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर डिस्टिंक्ट कल्चर। जब हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा कल्चर के बीच जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, ये हो जाता है हमारा क्रॉस कल्चरल। एग्जाम्पल के लिए कि हमारे कल्चर में ऐसा होता है तो आपके कल्चर में क्या ऐसा होता है, कंपैरिजन करना। दीज आर क्रॉस कल्चरल। क्लियर हो गया? है ना, इजी है ना, एकदम क्लियर। ठीक है, अभी हम बात करें कि एक्कल्चरेशन क्या होता है। एक्कल्चरेशन का मतलब क्या होता है? जब आप खुद के कल्चर को जानते हो ना, वो होता है हमारा, सॉरी, लर्न लर्न अदर कल्चर। जब आप दूसरे के कल्चर को जानते हो ना, एग्जाम्पल के लिए कि मैं हरियाणा से हूँ, आप उत्तराखंड से हो, जब हम एक दूसरे के हम कल्चर को हम जानेंगे ना, सीखते हैं कि आपके कल्चर में क्या होता है। ठीक है, जब आप मेरे कल्चर को जानोगे, दैट इज एक्ट कल्चरेशन। कंपेरिजन नहीं है, बट जब आप मेरे कल्चर को जानोगे, मेरे कल्चर के बारे में आप जानना चाहते हो, दैट इज एक्ट कल्चरेशन। द प्रोसेस ऑफ अडोप्टिंग द कल्चरल ट्रेड्स और सोशल पैटर्न्स ऑफ अनदर ग्रुप। किसी दूसरे ग्रुप के जो भी कल्चरल ट्रेड्स है, यानी कि जो भी सांस्कृतिक जो भी ट्रेड्स होती हैं, जब हम उसको अपनाते हैं, उसको हम अडोप्ट करते हैं, या उस कल्चर में सोशल पैटर्न्स किस तरीके से होते हैं, जब उस चीज को हम अपनाते हैं, ये हो जाता है हमारा एक्कल्चरेशन। क्लियर हो गया? है ना। एग्जाम्पल के लिए कि आप में से काफी लोग होंगे जो गढ़वाली होंगे, तो अगर मैं आपकी फैमिली में आती हूँ एंड मैं आपसे बात करती हूँ, तो आप मुझे बताओगे ना कि हमारे गढ़वाल में इस तरीके से होता है ना सा, एंड मैं आपके कल्चर से सीख रही हूँ, दैट इज एक्कल्चरेशन। क्लियर हो गया? है ना, ये सब चीजें। चलिए, एक आ जाता है यहाँ पर, एक प्लीज मेंशन कर लेना, एक आता है आपका एनकल्चरेशन। एनकल्चरेशन का क्या मतलब होता है? जब आप खुद के कल्चर के बारे में जानते हो, खुद के कल्चर के बारे में, लर्न योर ओन कल्चर। जब आप खुद के कल्चर के बारे में जानते हो, ठीक है। मोस्टली चीजें हमें अपने कल्चर के बारे में पता है, बट ऐसी भी काफी सारी चीजें हो सकती हैं जो हमें अपने कल्चर के बारे में नहीं पता होंगी, क्योंकि कल्चर काफी बड़ा होता है। तो जब आप खुद के कल्चर के बारे में जानते हो, दैट इज एनकल्चरेशन। ठीक है। जब दूसरे कल्चर के बारे में लर्न सीखते हो, दैट इज एक्कल्चरेशन। क्रॉस कल्चरेशन यानी कि जब आप कंपेयर करते हो। मल्टी कल्चरल, जहां पर दो कल्चर से ज्यादा के लोग हैं। इंटरकल्चरल, जब एक कल्चर के जो पर्सन है वो दूसरे कल्चर के पर्सन के साथ में इंटरेक्शन करता है या फिर बातचीत करता है। ठीक है, क्लियर हो गए सभी चीजें? है ना, बढ़िया।
नेक्स्ट हम बात करेंगे बैरियर्स टू इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब एक पर्सन किसी डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करता है एंड जब वो किसी डिफरेंट कल्चर के पर्सन से बात करता है, दैट इज इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब क्या आता है, अब इसमें बैरियर्स क्या क्या हो सकती हैं, दिक्कतें क्या क्या हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं किसी डिफरेंट कल्चर के पर्सन से बात करूं, शायद वो मेरे कल्चर को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, हो सकता है ऐसा, तब भी हमारी कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी, वो मेरे कल्चर के बारे में बुरा बोल रही है, दैट मीन्स कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएंगी। या वो अपने कल्चर को सुपीरियर बता रहे हैं ज्यादा, तब भी हमारी कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी, होगी ना ये सब चीजें। ये सब चीजें कहीं ना कहीं बाधा डाल सकती हैं हमारे कम्युनिकेशन में। अब हम उन बैरियर्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि जब इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन होते हैं, जब दो डिफरेंट कल्चर के लोग जब आपस में बात करते हैं, तो इनकी बातचीत में ऐसे क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, ऐसे कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आता है आपका एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म का क्या मतलब होता है, बिलीविंग वंस ओन कल्चर इज सुपीरियर टू अदर्स। जब कोई पर्सन अपने कल्चर को ज्यादा श्रेष्ठ मानता है, दैट मीन्स कि एथनोसेंट्रिज्म है। ठीक है, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं एंड हम किसी को ये बोल रहे हैं कि हमारा कल्चर आपसे ज्यादा सुपीरियर है, दैट मीन्स क्या होगा, वो पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहेगा ना, क्यों, क्योंकि आप कल्चर को बीच में लेकर आ गए, एंड कल्चर को आप बीच में लेकर तो आए हो, साथ ही साथ में आप अपने कल्चर को सुपीरियर बता रहे हो। ये हो जाएगा आपका एथनोसेंट्रिज्म। अब देखो, एथनोसेंट्रिज्म में भी ना तीन चीजें हैं। एक तो आती है आपकी जो पॉजिटिव एथनोसेंट्रिज्म है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव एथनोसेंट्रिज्म में क्या होगा कि आप अपने कल्चर को अच्छा बता रहे हो, दैट इज ओके, हर कोई अपने कल्चर को अच्छा बताएगा, ये चीज ठीक है। सुपीरियर नहीं बता रहे हो, बट अपने कल्चर को आप अच्छा बता रहे हो कि हाँ मुझे मेरा कल्चर अच्छा लगता है, मैं हम जिस भी कल्चर से आते हैं मुझे मेरा कल्चर अच्छा लगता है, दैट इज पॉजिटिव। क्लियर हो गया सभी को कि मुझे मेरा कल्चर अच्छा लगता है जब आप अपने कल्चर को अच्छा बता रहे हो। ठीक है, बी पार्ट, ये एथनोसेंट्रिज्म की ही पार्ट है। बी पार्ट आता है कि नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, आप ऐसा मान रहे हो कि मेरा कल्चर ही सुपीरियर है, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंस। ठीक है, पॉजिटिव में क्या था, अच्छा ये एथनोसेंट्रिज्म के ही पार्ट है। हाँ, पॉजिटिव में क्या था, जब आप अपने कल्चर को अच्छा बता रहे हो, बट आप सामने वाले कल्चर का बुरा नहीं बता रहे हो, अपने कल्चर को आप अच्छा बता रहे हो, दैट इज ओके, ठीक है भाई। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव एथनोसेंट्रिज्म का क्या मतलब होता है, जब आप अपने कल्चर को सुपीरियर बताते हो कि आपसे बढ़ के है मेरा कल्चर, दैट इज नेगेटिव एथनोसेंट्रिज्म। थर्ड पार्ट क्या आता है, थर्ड पार्ट आता है इसका एक्सट्रीमली नेगेटिव। एक्सट्रीमली नेगेटिव, एक्सट्रीमली नेगेटिव में क्या आता है कि अपने बिलीव्स आप दूसरों के ऊपर थोप रहे हो कि नहीं, आपका आपका जो भी कल्चर है, बट हमें ऐसा लगता है कि हमारे कल्चर में ये सब चीजें होती है, तो आप हमारे कल्चर की बातें मानो, दैट इज एक्सट्रीमली नेगेटिव। क्लियर हो गया। कैसा लगे कि जब कोई डिफरेंट कल्चर का जो पर्सन है वो आपके ऊपर अपनी कल्चर की जो वैल्यूज है वो थोपे, मतलब वो ये नहीं बोल रहे कि आप मतलब कि आपको माननी चाहिए ऐसे ऐसे करके, वो आपके ऊपर थोप रहे हैं, वो आपके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, दैट इज एथनोसेंट्रिज्म। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव में क्या है, जब आप अपने कल्चर को अच्छा बता रहे हो, ओके है। नेगेटिव में क्या है, जब आप अपने कल्चर को सामने वाले कल्चर से सुपीरियर बता रहे हो। ठीक है, एक्सट्रीमली नेगेटिव में क्या होगा, जब आप अपने कल्चर की वैल्यू सामने वाले के ऊपर आप इम्पोज कर रहे हो, आप थोप रहे हो जबरदस्ती कि इस चीज को माना करो आप। क्लियर हो गया सभी को, है ना। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का क्या मतलब होता है, रूढ़िवादिता। ठीक है, थॉट अबाउट पीपल, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, थॉट अबाउट पीपल। किसी समूह के बारे में अति सामान्यकृत धारणाएं। क्या होगा कि आपने क्या कर लिया ना, एक मतलब कि सर्टेन ग्रुप के लिए ना आपने एक ना मतलब कि एक बिलीफ बना के रख लिया कि ये लोग हैं तो ये लोग ऐसे ही होंगे, दैट इज स्टीरियोटाइप। बुरा भी हो सकता है, एंड यहाँ पर ऑब्वियसली अगर हम बैरियर्स की बात करें तो नेगेटिव सेंस में जाएगा ना सारी की सारी बातें, है ना। अगर मैं आपकी कल्चर के बारे में अच्छा बोलूं तो वो तो बाधा हो ही नहीं सकती ना, है ना। अगर मैं आपके कल्चर के बारे में अच्छा बोल रही हूँ एंड मैं आपके कल्चर को अच्छा बता रही हूँ, तो वो तो बाधा ही नहीं है, वो तो हमारी कम्युनिकेशन अच्छे से हो पा रही है ना।
ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें आपकी नेगेटिव सेंस में, कि जब आप क्या करते हो, आप किसी पर्टिकुलर पीपल के लिए, पर्टिकुलर किसी समूह के लिए, किसी ग्रुप के लिए आप एक स्टीरियोटाइप, आप एक थॉट बना लेते हो अपने दिमाग में। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी आप ले सकते हो कि इस स्टेट से आते हैं तो शायद ये बदतमीजी होंगे, ठीक है, तो ये सब वाली सारी चीज हो जाती है। जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ, तो जब मैं देहरादून यहाँ पर मतलब कि जब मैं शिफ्ट हुई थी 5 साल, हाँ ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं मुझे, जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई थी तो मेरी जो रूममेट थी, जब उसकी मम्मी ने पूछा था कि तुम्हारे जो रूममेट है वो कहाँ से है, तो उन्होंने बोला था, तो मेरे रूममेट ने बोला कि वो हरियाणा से है। तो उसकी मम्मी ने बोला किसी दोस्ती मत करना, हरियाणा के लोग हैं अच्छे नहीं होते बिल्कुल भी। तो ये सब चीजें होती है कि आपने क्या किया, पर्टिकुलर किसी ग्रुप के लिए आपने थॉट बना लिया, ठीक है, एंड उस ग्रुप में अगर कोई भी आता है आप उसको वैसे ही लेकर चलते हो, दैट इज स्टीरियोटाइप। किसी समूह के बारे में अति सामान्यकृत धारणाएं बना के रख लो, ठीक है। आप यहाँ पर किसी भी चीज को ले सकते हो, जैसे कि मैंने स्टेट का बता दिया अपनी, आप कोई और एग्जाम्पल ले सकते हो कि ना, जिसके लिए लोगों ने मतलब कि कहीं ना कहीं धारणा बना के रख दी है कि इस, अगर इस कम्युनिटी से आते हैं, इस कल्चर से आते हैं, दैट मीन्स वो ऐसे ही होंगे, ठीक है। एंड अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला मेरे बारे में यही सोचता है, तो क्या होगा, शायद मैं बात नहीं करूंगी ना, यही तो होगा, दैट इज स्टीरियोटाइप। ओके, क्लियर हो गया एकदम सभी को, ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं स्टीरियोटाइप में ना, वैसे काफी सारी चीजें आ जाती है, वो जैसे कि हम कल्चर के बारे में बात करते हैं, एक तो मैंने अपना बताया, फिक्स्ड बिलीफ आप बोल सकते हो। जैसे कि हमारे ना सोसाइटी में एक और चीज है कि लड़का है तो नहीं रोएगा, मैन डोंट क्राई, क्या ऐसे जरूरी है? एंड अगर कोई मैन, अगर कोई बॉय हमारे सामने रोता है तो हम उसको वीक बता देते हैं, क्या ये चीज सही है? सिर्फ इसी वजह से क्या होता है कि ना, लड़के अपने इमोशंस एंड फीलिंग्स को बाहर नहीं लेकर आते हैं, क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने एक मतलब की बिलीफ बनाकर रख दी है कि लड़का है तो नहीं रोएगा, मैन है तो नहीं रोएगा, एंड अगर रो रहा है दैट मीन्स ही इज वीक, जिस वजह से लड़के अपने इमोशंस एंड फीलिंग्स को बाहर लेकर ही नहीं आते, दैट इज ऑल्सो अ बैरियर ना, बाधा हुई ना ये भी हमारे कम्युनिकेशन में, कि हम बोल रहे कि अब बाहर निकलो, बट लेकिन नहीं, एक फिक्स्ड बिलीफ है कहीं ना कहीं कि शायद वो नहीं लेकर आएंगे बाहर। ये सब चीजें हो गई है, दैट इज स्टीरियोटाइप। क्लियर हो गया सभी को? है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रीजुडाइज, ठीक है। प्रीजुडाइज का क्या मतलब होता है? प्रीजुडाइज का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग, ठीक है, प्रीजुडाइज। अच्छा, स्टीरियोटाइप तो वो होते हैं जो फिक्स्ड बिलीफ, जो मतलब कि चल ही रहे हैं, जो हो ही रहा है कि हाँ सबने बना दिया। प्रीजुडाइज का क्या क्या मतलब होता है? प्रीजुडाइज का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग, हम क्या फील कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, इस चीज के पीछे कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ भी लॉजिक नहीं है, बट इस चीज के पीछे हम क्या फील कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टीरियोटाइप और प्रेजुडाइजिंग, प्लीज आप कंफ्यूज मत होना। स्टीरियोटाइप आर दो थिंग जो कि फिक्स्ड बिलीफ बन चुके हैं, जो बहुत टाइम से चल रहे हैं, दैट आर स्टीरियोटाइप। बट प्रेजुडाइज क्या होता है? प्रेजुडाइज का मतलब ये होता है कि जो आपको किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, पर्टिकुलर कल्चर के लिए जो आपको फीलिंग आती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए कि आपके दिमाग में ना ये मतलब की है कि आपके जितने भी जो बनिया दोस्त बने हैं ना, फॉर एन एग्जाम्पल, आपके जितने भी जो बनिया दोस्त बने हैं वो ज्यादातर मनी माइंडेड होते हैं, ठीक है। होता है ना ऐसा कि हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ एक बिलीफ बन चुका, तो हम क्या करते हैं उसके बाद जितने भी हमारे पास में कोई बनिया फ्रेंड आते हैं, मेल और फीमेल, हम कहीं ना कि उनको इसी नजर से देखेंगे, क्यों? क्योंकि शायद हमारा एक्सपीरियंस वैसा ही रहा है। इज इट क्लियर सभी के लिए? जो हमारे मन में एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव फीलिंग आ चुकी है, ठीक है, या फिर हमारा शायद एक्सपीरियंस इस तरीके का रहा है कि इस रिलीजन का पर्सन है तो ये ऐसा ही होगा, ये हमारी फीलिंग है, कोई तर्क नहीं है इसके पीछे। प्री कंसीव्ड ओपिनियन और जजमेंट नॉट बेस्ड ऑन रीजन, बिना तर्क या अनुभव के बनाई गई पूर्व धारणा। दोनों चीजें क्लियर है, स्टीरियोटाइप एंड प्रिजुडाइज। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो मतलब कि पता कर पाओगे कि क्या क्या सब चीजें हैं, ठीक है, ओके। स्टीरियोटाइप एंड प्रिजुडाइज। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन तो है ही कि हाँ अनफेयर अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो किसी भी आइडेंटिटी वाले पर्सन के लिए, तो कहीं ना कहीं वो आपकी कम्युनिकेशन में बाधा डालेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हमारे घर पर कोई वर्कर्स लगे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनको डिफरेंट कप में चाय देते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर द वर्कर्स। करते हैं ऐसा,
नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे घर में होता है ऐसे, मैं नॉर्मल एक चीज बता रही हूँ जो मैंने देखी है कहीं ना कहीं, कि वर्कर्स है तो इनको मतलब कि नॉर्मल कप में देते हैं चाय, एंड जैसे कोई गेस्ट आते तो उनके लिए हम हाइयर मतलब कि अच्छे अच्छे कप निकालते हैं, दैट इज ऑल्सो अ बैरियर ना। जिससे क्या होगा कि जो वर्कर्स हैं, अच्छा अब आप बोलो कि वर्कर्स क्या पता हमारे उससे, वर्कर्स का भी कल्चर हुआ ना, क्योंकि उनके जीवन जीने का तरीका हमारे जैसा तो नहीं है, यानी कि कल्चरल डिफरेंस हुआ ना यहाँ पर। जब आप इस तरीके का, जब आप अनफेयर ट्रीटमेंट करते हो, ये भी कहीं ना कहीं बाधा बन सकता है अंतर सांस्कृतिक संचार में। क्लियर हो गया? पहचान या श्रेणी के आधार पर अनुचित व्यवहार करना, किसी की पहचान या तो वर्कर या फिर श्रेणी, वो किस गिल्ड से आते हैं, इन सब चीजों के बेसिस पर जब आप मतलब कि डिस्क्रिमिनेट करते हो, भेदभाव करते हो, ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर बन सकता है, बाधा बन सकता है आपकी कम्युनिकेशन में। क्लियर हो गई ये चारों चीजें? इसमें से किसी को कोई डाउट है तो बताओ। डन कर सकते हैं आगे? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हाई कॉन्टेक्स्ट वर्सेस लो कॉन्टेक्स्ट। ये क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपकी लो कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, लो कॉन्टेक्स्ट, लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में क्या होता है, लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में ये क्या होता है कि ओके, इसमें क्या होता है कि ऐसा कल्चर जहां पर जो मेन फोकस है सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स पर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो कंट्रीज है जैसे कि जर्मनी हो गया, यूएस में हो गया, इन सब कंट्रीज में क्या होता है, यहाँ पर चलता है आपका लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर का क्या मतलब है, यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं शब्दों के ऊपर कि किसने क्या बोला, इस चीज के ऊपर फोकस नहीं देते हैं कि किस तरीके से बोला, यानी कि नॉन वर्बल चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं कम है। अब क्या होगा, ये भी कहीं ना कहीं एक बैरियर भी आप समझ सकते हो। कल्चर तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स पर फोकस किया जाता है एंड किस तरीके से बोला गया उस पर फोकस नहीं किया जाता। अब क्या होगा, मान लो कि जैसे कि इंडिया में नॉन वर्बल चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो क्या होगा, इंडिया आपका हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर है, लिख लो यहाँ पर, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर है, जहां पर वर्ड्स तो है ही बट वर्ड से ज्यादा जो फोकस दिया जाता है वो नॉन वर्बल चीजों पर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कि किस तरीके से बोला, द टोन हो गई, हमारी बॉडी लैंग्वेज हो गई, ये सब चीजों पर हमारा कहीं ना कहीं फोकस दिया जाता है। दैट इज लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर एंड हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर। लो कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा जो फोकस है शब्दों के ऊपर दिया जाता है, किस तरीके से बोलो उस पर फोकस नहीं दिया जाता। हाई कॉन्टेक्स्ट में वर्ड्स तो है बट वर्ड से भी ज्यादा फोकस किया जाता है कि पर्सन की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, पोस्चर क्या था, टोन क्या थी, पिच क्या था, ऑल दी नॉन वर्बल थिंग्स के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है। इज इट क्लियर सभी के लिए? अब ये बताइए, जब हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर का जो पर्सन है वो लो कॉन्टेक्स्ट वाले पर्सन से मिलेगा तो प्रॉब्लम होगी या फिर नहीं होगी? होगी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो इस चीज के ऊपर है कि किस तरीके से बोला जा रहा है, बट उनका जो फोकस है उनका फोकस बिल्कुल भी इस चीज के ऊपर नहीं है कि किस तरीके से बोला जा रहा है, वो सिर्फ अपने शब्दों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, है ना? दैट इज हाई कॉन्टेक्स्ट वर्सेस लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक की कहानी? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। जिनके कैमरा बंद है प्लीज वो एक बार कैमरा अपने खोल लो, मैं भी देखूं क्लास में कितने अटेंटिव हो। अरे अनामिका जी, आप भी आ गए क्या आज? चलिए, क्या बात है, छुट्टियां हो गई आपकी खत्म अच्छे से? हाँ जी मैम। कल भी सेलिब्रेशन, मारूंगी। घूमना फिरना हो गया, कल सारी चीजें? कल भी मारूंगी शायद एक दिन और, अरे बस भाई उसके बाद साहब, कंटिन्यू। अरे भाई साहब, चलो, दिया आपको आपको ये हफ्ता दिया पूरा का पूरा। सैटरडे है ना क्योंकि कल, इसलिए पूरा हफ्ता दे रही हूँ। चलो,
ठीक है, अब हम बात करें क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में एंड लर्निंग स्टाइल्स के बारे में, जो आप ऑलरेडी मेरे साथ टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ चुके हो। ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू फैसिलिटेट लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत का होना जरूरी है। इस चीज को आप मानते हो? एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं चाहती हूँ कि आपकी लर्निंग इंप्रूव हो एंड आप भी चाहते हो कि आपकी लर्निंग इंप्रूव हो, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में कम्युनिकेशन जरूरी है। एंड कम्युनिकेशन कैसे होगी? डाउट्स के थ्रू, है ना? डाउट्स हो गया हमारा, या फिर डिस्कशन चीजें होगी, इन सब चीजों के थ्रू ही हमारी कम्युनिकेशन हो सकती है। दैट विल फैसिलिटेट आर लर्निंग, है ना? यही तो होगा। चलो, अब हम देख लेते हैं लर्निंग स्टाइल। वार्क मॉडल हम कर चुके हैं पहले से ही वैसे, है ना? वार्क किसी को याद आ रहा है कब आया था वार्क? बताओ। एंड किसने दिया है? ये दो चीजें बताओ। 1992 में 1992 में आता है। किसने दिया है? नील डी फ्लेमिंग। और कॉलिन, उसके आगे का नहीं याद। किसी को याद है दूसरा नेम? नहीं, कॉलिन ईमेल्स। ये मत लिखना, दोबारा से मत लिखना, टीचिंग में आप लिख चुके हो, ठीक है? ओके, क्या क्या आता है अब इसमें? वैसे लिखना चाहो दोबारा से लिख लो, आपकी रिवीजन हो जाएगी अच्छे से। बी फॉर क्या है? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो देखकर सीखते हैं चीजों को, वीडियो के थ्रू देख लिया, कोई चार्ट हो गया, कोई चित्र हो गया। जब कोई देखकर सीखता है दैट इज विजुअल लर्निंग। ऑडिटरी, कुछ बच्चे होते हैं जो सुनकर चीजें सीखते हैं, सुनकर। रीड एंड राइट, कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि उनको लर्निंग तभी होगी जब उस चीज को दोबारा से लिख लेंगे, दोबारा से पढ़ लेंगे। होता है ना कि जैसे कि अगर किसी ने लेक्चर ले लिए तो लेक्चर से वो समझ नहीं पाएंगे, वो चाहते कि वो नोट्स भी बनाए अलग से भी। ठीक है, रीड एंड राइट करके भी आता है। काइनेस्थेटिक, यानी कि जब उस चीज को एक्टिवली परफॉर्म करके देखेंगे ना, तब आता है। अब देखो एक और चीज क्या है, बाद में ना यहाँ पर चार और जुड़ गए हैं, वो चीज देख लो। ऐड होते हैं, ये पॉइंट लिख लेना। ऐड जो होते हैं चार, वो चीज लिख लो। सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये रीडिंग एंड राइटिंग है ना, इसको नाम दे दिया गया था वर्बल। लिख लो, सबसे पहले होता है नेम चेंज। ठीक है, वर्बल तरीके से। ठीक है, सबसे पहले रीडिंग एंड राइटिंग, जो पहले ये जो चार में जो पहले रीडिंग और राइटिंग था, इसका नेम चेंज कर दिया गया था वर्बल। इसके अलावा जो चार चीजें जुड़ती हैं वो एक तो आता है आपका लॉजिकल। लॉजिकल का क्या मतलब होगा? ऐसे बच्चे जो हर एक चीज तभी लर्न कर सकते हैं जब उन्हें उस चीज के पीछे का लॉजिक पता हो। बिना लॉजिक लगाए ये बच्चे लर्निंग नहीं कर सकते। सेकंड आता है हमारे पास में सोशल। सोशल वो बच्चे होते हैं जो प्रेफर करते हैं ग्रुप स्टडी को, ये अकेले नहीं पढ़ सकते। आप में भी होंगे ऐसे जो अकेले पढ़ ही नहीं सकते, उन्हें साथ में कोई ना कोई चाहिए। दैट इज सोशल लर्निंग होती है। थर्ड आता है हमारा सोलिटरी। ऐसे बच्चे जो हमेशा अकेले पढ़ते हैं, जिनसे ग्रुप स्टडी नहीं हो सकते, होते हैं ना ऐसे बच्चे भी कि अगर मैंने ग्रुप स्टडी की तो मुझे पक्का पता है कि मतलब कि हम तो बातों में लग जाएंगे, हम यहाँ वहां की बात करेंगे, हम घूमने के लिए निकल जाएंगे, बट लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई तो मेरी अकेले ही हो सकती है। दैट इज सोलिटरी लर्निंग। फिर आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? कॉम्बिनेशन का मतलब ये होगा कि जब आप यहाँ पर एक दो लर्निंग स्टाइल्स को आप मिक्स कर दोगे, दैट इज कॉम्बिनेशन। ठीक है, देख लो ध्यान से। बात में है विजुअल, ऑडिटरी, रीड एंड राइटिंग का नेम चेंज किया गया है, दैट इज वर्बल। कैसे याद रखोगे? रीड या राइट आप शब्द ही तो लिखोगे, एंड शब्द से रिलेटेड है आपका वर्बल। काइनेस्थेटिक, किसी चीज को आप करके देखोगे। लॉजिकल, लॉजिक लगा के चीजों को पढ़ोगे। सोशल, ग्रुप स्टडी। सोलिटरी, सोलो स्टडी। कॉम्बिनेशन, इनमें से एक दो का मिक्सचर करके तब पढ़ना। आराम से पढ़ो इसको, देखो कोई डाउट है तो पूछो। मैम, जो इनके नेम चेंज जो है ना, उनको एक बार फिर से बता दो।
नहीं नहीं, नेम सिर्फ एक का ही चेंज हुआ है, दैट इज रीड एंड राइटिंग का नेम चेंज हुआ है, इसको हमने वर्बल बोल दिया है, एंड बाकी ये 4 और ऐड हुए हैं, ये ऐड हुए, ठीक है, जोड़े गए हैं, यानी कि पहले 4 थे ना, अब हो चुके हैं आपकी 8। मैम कैनेस्थेटिक का मतलब क्या है? काइनेस्थेटिक का मतलब होता है कि जब कोई चीज आप प्रैक्टिकली करके देखते हो, एग्जाम्पल के लिए कि मैंने आपको कोई चीज पढ़ा दी है, आप बोलो कि नहीं मुझे ऐसे नहीं याद होगा, मैं उस चीज को करके देखूंगी, ये हो गया आपका कि एक्सपेरिमेंट करके देखोगे आप उस चीज के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर्स देखिए आपने अनामिका, टाइम मिला आपको? इस संडे कर दो कंप्लीट प्रीवियस लेक्चर्स देख के। यस मैम, मतलब परसों और तो देख लेता, कल वाला नहीं देखा है। कल वाला नहीं देखा, हाँ तो कल वाला भी आप देख लेना, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, किसी को कोई डाउट इन जो भी मैंने 8 बताए हैं, कोई डाउट इसमें? सभी को क्लियर है एकदम, है ना? हाँ जी, जिनके कैमरा बंद है एकदम क्लियर हो गए, सभी को कर सकते हैं आगे? चलो ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे, जैसे कि हमने वो देखा था ना कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, क्या क्या बाधा हो सकती है। अब हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशनल में क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, संगठनात्मक एवं संरचनात्मक बाधाएं, ठीक है। ओके, सबसे पहले आपका नॉइस बैरियर आता है। नॉइस बैरियर आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर नहीं आता, ये जनरली भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मुझे पहले मेंशन करना था, बट ये मैंने इसी के साथ में मेंशन कर दिया, बट आप इसको अलग से मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नॉइस बैरियर का मतलब क्या होगा, कोई भी इंटरप्शन जो कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बनाता है। जैसे कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, मैं आपसे बात कर रही हूँ एंड मेरे साइड पर कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ पाएगी, तो कम से कम ये भी हमारी बाधा क्लियर करेगा, ठीक है। ये सब चीजें हो सकती है हमारी, ओके, है ना। चलो, अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल और स्ट्रक्चरल बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले होगा आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, देख लेते हैं अभी हम इसको। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स यानी कि जटिल संगठनात्मक संरचना, मल्टीपल मैनेजमेंट लेयर्स कॉजिंग मैसेज डिस्टोर्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हायरार्की में दिक्कत। एग्जाम्पल के लिए समझिए आप कि अगर मुझे कॉलेज के डीन से बात करनी है तो मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, तो क्या मैं पर्सनली जाकर बात कर सकती हूँ, सीधे मैं बात कर सकती हूँ उनसे? नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स क्या है, यहाँ पर है हायरार्की। हायरार्की है एंड हायरार्की जो है वो बहुत ही ज्यादा जटिल है, कि अगर मुझे डी पर्सन से बात करनी है एंड मैं हूं ए, तो मैं डायरेक्ट बात नहीं कर सकती हूँ, जटिल है बहुत ज्यादा। अगर मुझे डी से बात करनी है तो सबसे पहले मुझे बी से बात करनी पड़ेगी एंड बी की मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। बी से जब मुझे परमिशन मिल जाएगी देन फिर मैं सी से बात कर पाऊंगी। सी से बात करने के लिए मुझे परमिशन चाहिए, सी से जब मेरी बात हो जाएगी देन फिर जाकर मेरी डी से बात हो सकती है, यहाँ पर ही मुझे परमिशन चाहिए होगी। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं सीधे जाकर डीन से बात नहीं कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं अपनी क्लास कोऑर्डिनेटर से बात करूंगी एंड क्लास कोऑर्डिनेटर से मुझे एक एप्लीकेशन पर साइन कराना होगा कि हाँ मुझे ये जो प्रॉब्लम मुझे डीन सर के सामने रखनी है। क्लास कोऑर्डिनेटर से जब ये मतलब कि जो मेरी एप्लीकेशन है साइन हो चुकी है, देन फिर मैं जाऊंगी अपने मतलब कि एचओडी के पास में। एचओडी जब मेरी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, हो सकता है कि शायद वो रिजेक्ट भी कर दे मेरी एप्लीकेशन को, एंड अगर उन्होंने अप्रूव कर दी देन फिर मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के पास में जाऊंगी उस एप्लीकेशन को लेकर। उन्होंने अगर जब इस चीज पर टिक कर दिया, परमिशन दे दी, देन फिर जाकर मैं डीन से बात कर सकती हूँ। तो आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा जटिल स्ट्रक्चर है। इस जटिलता की वजह से शायद हो सकता है कि मेरा जो मैसेज है सुनने में तो फिर भी ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब कि 3-4 लोगों से बात करनी है, बट हो सकता है कि इन 3-4 लोगों की परमिशन लेने के लिए शायद मुझे 1 वीक का टाइम लग जाए, हो सकता है ना ऐसा, कि आज तो क्लास कोऑर्डिनेटर एब्सेंट है तो आज तो आपकी एप्लीकेशन पर साइन नहीं हो पाएंगे, आज तो जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आज तो वो बाहर गए हुए हैं, तो आज तो आपकी एप्लीकेशन पर साइन नहीं हो पाएंगे। ये है आपका जटिल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा।
जहां पर मैनेजमेंट में लेयर्स बहुत ज्यादा बना दी गई है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे मैसेज का डिस्टोर्शन हो रहा है, यानी कि मैसेज का जो फ्लो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर, संगठन से रिलेटेड, है ना, एकदम ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा जटिल प्रोसीजर, क्योंकि मुझे सबकी परमिशन लेनी पड़ेगी, एंड परमिशन लेने के बाद में तब जाकर होगा मेरा। फिर आता है मेरा स्टेटस और हायरार्कल पोजीशन। अब क्या है यहाँ पर, हायरार्कल पोजीशन का क्या मतलब है, हेजिटेशन और पावर गैप्स बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। अगेन वही एग्जांपल लेते हैं कि मुझे डीन से बात करनी है एंड मैं हूँ स्टूडेंट, तो क्या होगा, सबसे पहली बात तो वो मुझसे स्टेटस में भी बड़े हैं एंड वो मुझसे पद में भी बड़े हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये तो हमें पता है कि अगर मुझे उनसे बात करनी है तो मुझे कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, मुझे हायरार्की को एक फॉलो तो करना पड़ेगा, ये तो चीज ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी हम ये देख लेते हैं कि ये जो पर्सन है ये हमसे पद में भी इतने ज्यादा बड़े हैं एंड स्टेटस में भी इतने ज्यादा बड़े हैं, तो हमारे अंदर एक हेजिटेशन पैदा हो जाती है कि क्या जो मेरी प्रॉब्लम है ये सुनेंगे। एंड ये जो हम सोचते हैं ना, ये जो हमारे मन में हेजिटेशन पैदा होती है, ये स्टेटस वाइज भी हमसे इतने ज्यादा बड़े हैं, हायरार्की में भी इतने ज्यादा बड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी बात को अप्रूव करेंगे। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हम अपनी बात को फिर रखते ही नहीं है, होता है ऐसा भी। ठीक है, करते हैं ना हम ऐसा कि भाई मतलब ये जो पर्सन है ये हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ये हमसे ज्यादा बड़े हैं, इनका स्टेटस बहुत ज्यादा हाई है, तो हमारे मन में एक हेजिटेशन पैदा हो जाती है। उस हेजिटेशन की वजह से या तो कभी कभी हम अपने मैसेज को रख नहीं पाते हैं, फिर हम हाफ मैसेज रखते हैं, या फिर हम कंप्लीट मैसेज नहीं रख पाते हैं। दैट इज स्टेटस और हायरार्कल पोजीशन की थोड़ी सी डेप्थ है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी कि यहाँ पर उसकी जटिलता की बात कर रही है कि मैसेज जो है मेरा डायरेक्ट नहीं जाएगा, जटिल स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा जटिल। क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट की लेयर बहुत ज्यादा है, इस तरीके से। स्टेटस और हायरार्कल पोजीशन में क्या है कि पद तो है ही, बट उस पद की वजह से मेरे अंदर एक हेजिटेशन क्रिएट हो रही है, जिस वजह शायद मैं अपना मैसेज रख ही ना पाऊं। ठीक है, दिया हुआ यहाँ पर हेजिटेशन और पावर गैप्स बिटवीन द सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स, वरिष्ठों और अधीनस्थों के बीच शक्ति का अंतर या झिझक। दोनों चीजें क्लियर सभी को, है ना, दोनों चीजें क्लियर होगी। अगर आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जाए तो क्या क्वेश्चन को पढ़ के आप समझ पाओगे कि यहाँ पर जटिलता की बात हो रही है या फिर यहाँ पर स्टेटस की हेजिटेशन की बात हो रही है, बता दोगे ना। ठीक है, ये आपको पढ़ने में कहीं ना कहीं सेम लग रहा होगा, बट अभी आपने समझ लिया तो आई थिंक कि क्वेश्चन देखकर आपको क्लियर हो जाएगा कि जटिलता क्या है एंड पद में यहाँ पर हेजिटेशन कहाँ पर होगी। क्लियर हो गया, है ना, कोई डाउट इसमें नहीं, बढ़े आगे। ठीक है, कुछ कुछ चीजें होती है जो सेम लगती है, बट थोड़ा सा अगर डेप्थ में जाओगे ना तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड पॉलिसीज, ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल्स है। स्ट्रिक्ट रूल्स क्या है यहाँ पर, सेम वही है, मैसेज को मुझे पहुंचाना है, बट लेकिन अगर मैं क्लास कोऑर्डिनेटर के पास में मैं अगर सीधा जाती हूँ ना कि मुझे बात करनी है डीन से, तो वो क्या करेंगे, पहले तुम लिखित में दो, तुम एप्लीकेशन लिख कर आओ। अब मैं बोलूँ कि मैं आपके सामने तो हूँ, मैं फेस टू फेस हूँ तो सही, तो उसमें एप्लीकेशन की क्या है जरूरत। तो क्या, तो मुझे वो क्या बोलेंगे, नहीं ये हमारे यहाँ के रूल्स है, ये हमारे यहाँ की कुछ पॉलिसीज है जो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऐसे रूल्स भी होते हैं, एग्जाम्पल के लिए कि शायद आपको मतलब कि आपको इतना ज्यादा मतलब कि अर्जेंट है कि आपको 5 मिनट में बात करना जरूरी है। अब जैसे तैसे करके आप क्लास कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर के पास में तो आप पहुंच गए हो। अब वो आपको बोल रहे हैं कि आप एप्लीकेशन लिख कर दो। अब आप बोलोगे कि मैं आपके सामने तो हूँ, तो आप मुझे दे दो ना ऐसे ही, मतलब कि आप मुझे मंजूरी दे दो कि हाँ मुझे बात करनी है। वो बोलेंगे नहीं ये हमारे यहाँ के रूल्स है। अब मुझे एक बात बताओ कि 5 से 10 मिनट में आपका डीन से बात करना काफी ज्यादा जरूरी है, पहले इतना ज्यादा ये जटिल प्रोसीजर, ऊपर से आपको बोल दिया जाए कि आप लिखित में दो, आप एप्लीकेशन लिख कर दो। आप क्या बोलोगे कि मैम आपसे मिलने के लिए तो मैं दूसरे डिपार्टमेंट से आई हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर दूसरे डिपार्टमेंट से आई हूँ एंड मेरे पास में कोई नोटबुक और पेन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास में हो तो आप ही दे दो। एंड अगर आपको मैम भी बोल दे कि नहीं मेरे पास में सिर्फ मेरा लैपटॉप है एंड मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स है, आपको वापस जाना होगा एंड तब फिर आप लिख कर लेकर आओ, गुस्सा आएगा ना।
कितना ज्यादा है, आपको अर्जेंट बात करनी है बट आपको बोल रहे कि नहीं आप एप्लीकेशन लिख कर दो, आपके पास में नोटबुक और पेन भी नहीं है, फिर से आपको जाना पड़ेगा, ये सब चीजें हो गई है। ठीक है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल के रूल्स और पॉलिसीज। क्लियर हो गया। फिर आता है आपके पास में ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, लैक ऑफ प्रॉपर टूल्स और प्लेटफॉर्म्स फॉर स्मूथ कम्युनिकेशन। आपकी बात सुचारू संचार तरीके, मतलब कि सुचारू संचार के लिए उचित साधनों या मंचों का अभाव। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि आप किसी कंपनी में काम करते हो एंड आपका जो वहां पर काम है, आपका काम ये है कि मतलब कि जो फॉरेन के जो भी लीडर्स होते हैं या फिर जो मतलब कि ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो बिजनेसमैन है, आपको उनसे मीटिंग करनी होती है ऐसी ऐसी जॉब, जहां पर आपको क्या करना पड़ता है, आपको फॉरेन की कंपनी के साथ में जो मैनेजर होते हैं तो आपकी मीटिंग होती है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्या सब चीजें हो सकती है कि आपको बोला जाए कि आपकी 10 बजे मीटिंग है एंड 10 बजने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट है एंड आपको पता चले कि आपका लैपटॉप खराब हो चुका है एंड कंपनी में भी कोई भी लैपटॉप नहीं है, यानी कि वहां की फैसिलिटीज में दिक्कत हुई ना, है ना। एक एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरी बात क्या हो सकती है कि फॉरेन में कोई पर्सन है जिसके आपके साथ में मीटिंग है, अब आप क्या बोलोगे कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, तो किसी पर्सन को दो मुझे जो मुझे ट्रांसलेट करके एटलीस्ट बता सके। वो बोले कि नहीं हमारे पास में ट्रांसलेटर भी नहीं है। ठीक है, या फिर अगर आपकी मीटिंग है एंड वहां पर इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, तो वहां की फैसिलिटी में दिक्कत हुई ना, जिससे आपकी कम्युनिकेशन पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो ये सब कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यहाँ पर उसकी जटिलता के बारे में बात की जा रही है। पद में जो हेजिटेशन या फिर पावर जो गैप्स रह जाते हैं, फिर उसकी बात चल रही है। ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और पॉलिसीज के बारे में बात चल रही है। फिर आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल की अगर फैसिलिटीज में ही कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज वाला बैरियर है। अब इन चारों को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, क्लियर करो, जब लगे कि हाँ एकदम क्लियर हो चुके हैं तब फिर मैं बढ़ती हूँ आगे। आराम से टाइम दो इन चारों को। कुछ भी डाउट लगे ना कि थोड़ा सा भी मिक्स हो रहा है तो बता दो मुझे। मैम, एक डाउट था। जी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड पॉलिसीज, इसमें क्या डिफरेंस होगा? ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड पॉलिसीज अगर मैं आपको बताऊं, कुछ कुछ ऐसे रिजिड गाइडलाइंस होती है जो आपको फॉलो करनी ही होती है। एग्जाम्पल के लिए क्या सब चीजें हो सकती है कि होता है ना कि मान लो कि आपके ना पैर में चोट लग गई है एंड आप शूज नहीं पहन पाओगे ना। सिंपल बात है कि अगर आपके पैर में चोट लग गई है तो आप शूज नहीं पहन पाओगे, बट आपको कंपनी के पर्सन बोल रहे हैं कि नहीं अगर आपको कंपनी में आना है तो आपको शूज पहनकर ही आना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपनी के रूल्स है एंड कंपनी की पॉलिसी में भी है कि आपको अच्छे फॉर्मल ड्रेसअप में आपको आना ही होगा। एंड फिर आप सोचो कि आपकी तो मीटिंग भी है, आप कैसे कैसे करके जाओगे, तो यानी कि आप रूल्स के थ्रू आप फंसे हुए हो। दीज आर ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। क्लियर हो गया कि वहां के रूल्स ही ऐसे हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी कि जटिलता इतनी ज्यादा है कि अगर आप किसी से बात करनी पड़े तो उसका प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा जटिल है, जिसमें आपको टाइम लग रहा है एंड मैनेजमेंट भी शायद उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, जिससे आपकी कम्युनिकेशन और भी ज्यादा जटिल होती जा रही है। क्लियर? ठीक है, बाकी सब भी देख यस मैम, थैंक यू। ओके ओके। हाँ जी, अदिति, ज्योति, शिवम, क्लास में ही हो ना? चले तो नहीं गए? ठीक है, कैमरा क्यों बंद कर रखे हैं फिर आप लोगों ने? मैम मैं खोल लूंगी 5-10 मिनट बाद। अरे नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को तो बढ़े आगे, है ना।
चलो बढ़िया, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को, कर सकते हैं ना आगे? ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में पर्सनल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इन सब बैरियर्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आपके पास में फिजिकल बैरियर। ठीक है, प्लीज इस चीज में कंफ्यूज मत होना, आज पूरी क्लास हमारी बैरियर्स के ऊपर ही है, ठीक है, ज्यादातर। अब आता है आपके पास में फिजिकल बैरियर, कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो फिजिकल बैरियर क्या क्या सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है, सो प्लीज इस चीज में थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि फिजिकल बैरियर है यानी कि वो हमारी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फिजिकल बैरियर हमारी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फिजिकल चीज क्या है, कि जिस टाइम पर मैं आपसे बात कर रही हूँ उस टाइम पर जो भी सब चीजें मेरे आसपास की हैं, अगर वो मेरे कम्युनिकेशन को खराब कर रही है, दैट मीन्स कि फिजिकल बैरियर हुआ। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी, एंड अभी एकदम से लाइट चली जाए एंड मेरा फेस आपको दिखे ना, हाँ वो भी कम्युनिकेशन में एक बैरियर हो सकता है, वो भी एक बाधा डाल सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि अगर मेरा इंटरनेट कनेक्शन अभी खराब हो जाए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, ये भी हमारे फिजिकल बैरियर ही होगा। या मैं आपसे बात करूं एंड मेरे पीछे कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन का काम चले, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, तो अभी मेरे साथ में ये सब चीजें हो रही है, दैट मीन्स वो सब चीजें आपकी फिजिकल बैरियर होंगी। द एक्चुअल सेटिंग, जिस टाइम पर आप बात कर रहे हो एंड जिस एक्चुअल सेटिंग में बात कर रहे हो ना, अगर उन सब में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, दैट मीन्स फिजिकल बैरियर होगा। दूरी हो गया, स्थान हो गया, तकनीकी खराबी हो गया। क्लियर हो गया सभी को फिजिकल बैरियर, है ना? अब आता है आपके पास में फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर ये शरीर क्रियात्मक बाधा, ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? होता है ना कि जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है तो शायद उतने अच्छे से हम बात नहीं कर पाते हैं, हम कुछ ही जवाब दे पाते हैं ना। दैट आर फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो कि हमारी मतलब कि फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। तो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल प्लीज मिक्स मत करना, क्लियर रहेगी दोनों चीजें। क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे ना, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। ठीक है, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर का क्या मतलब होता है? माइंड से रिलेटेड है हमारा, कि मेंटल स्टेट थोड़ी सही नहीं है, ये सब चीजें हमारी मानसिक स्थिति जो संदेश प्राप्त करने को प्रभावित करती है। मानसिक स्थिति करती है ना भाई, इम्पैक्ट डालेगी ना हमारे कम्युनिकेशन पे, है ना? चलो, इसके अंदर भी क्या क्या सब चीजें आती हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर ही बता रही हूँ। साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर आता है आपका फिल्टरिंग। ठीक है, फिल्टरिंग का क्या मतलब है? फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है? मैसेज में से कुछ सिलेक्टेड बातें ही निकालना। फिल्टरिंग इसको क्यों नाम बोला गया है? एग्जाम्पल के लिए, कि आप सब चाय पीते होंगे, नहीं पीते होंगे तो बनाते हुए देखा होगा कभी, जिसमें क्या करते हैं, जब हम चाय को हम फिल्टर करते हैं तो क्या होता है कि जो टी लीव्स होती है ना, तो वो छलनी में रह जाती है, एंड जो चाय होती है वो हमारे कप में आ जाती है। ये हमारा फिल्टरिंग का प्रोसेस होता है। इसको हमने सिर्फ चाय ही क्यों निकाली? क्योंकि हमें सिर्फ चाय ही तो चाहिए थी, हमें टी लीव्स नहीं चाहिए, इसलिए हमने टी लीव्स को फिल्टर कर दिया, हमने टी लीव्स को हटा दिया। ठीक है, दोबारा समझ लो मैंने क्या बोला, कि मुझे सिर्फ चाय चाहिए थी, मुझे चाय के अंदर जो टी लीव्स थी मुझे वो नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने उस चीज को फिल्टर कर दिया। यही यहाँ हमारी कम्युनिकेशन फिल्टरिंग कैसे होगा, कि जब किसी ने मुझे 10-12 बातें बता दी, उस 10-12 बातों में से अगर 3-4 बातें मेरे काम की नहीं है तो मैं उन सब चीजों को फिल्टर कर दूंगी, मैं उन सब चीजों को निकाल दूंगी, एंड जो चीज मुझे चाहिए सिर्फ वही चीज मैं रखूंगी अपने पास में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? है ना? जिससे क्या होगा, जानकारी को इस तरह हेर फेर करना कि वह अधिक अनुकूल लगे। होता है ना ऐसा, कि जैसे कि मैंने आपको 7-8 पॉइंट बताए, कुछ भी चीजें मैंने आपको बताई है, जिसमें से आप क्या जिसमें से हमने क्या किया है, जिसमें से हमने ये किया है कि हमने ना मतलब कि कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स ही उठाए हैं हमने। जिससे क्या होगा, बात का मतलब चेंज होगा या नहीं होगा? खुद बताओ। हो सकता है ना बात का मतलब चेंज, है ना? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि पूरी बात में से आपने पूरी बात नहीं बताई है, आपने पूरी बात में से कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स ही बताए हैं जो शायद आपके फेवर में होंगे। होता है ना ऐसे कि अपनी गलती तो कोई नहीं बताता, वो वाली सब चीजें। तो वही बातें बता रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में है।
सिलेक्टेड बातें बता रहे हैं। क्लियर हो गया फिल्टरिंग का प्रोसेस, है ना? ओके अच्छा, इसको ना हम एक और चीज बोलते हैं, इसको हम गेट कीपिंग भी बोलते हैं। लिख लेना प्लीज, ये आगे काम आएगा जब आप मॉडल्स पढ़ोगे। गेट कीपिंग का क्या मतलब होता है? अच्छा, हम क्या करते हैं, घर के बाहर में हमारे गेट कीपर होते हैं जिसको वॉचमैन भी बोलते हैं, ठीक है, उनको हम गेट कीपर बोलते हैं। जिनका काम क्या होता है कि जिनको वो जानते हैं उनको तो वो घर पे आने देते हैं, जिनको वो नहीं जानते उनको बाहर से बाहर ही भेज देते हैं ना। यानी कि वो क्या करते हैं, वो कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही अंदर भेजते हैं, सबको नहीं भेजते, तो इसलिए इसको फिल्टरिंग को गेट कीपिंग का प्रोसेस भी बोला जाता है। क्लियर हो गया सभी को, है ना? नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में अजम्पशंस। ये सारे आपकी साइकोलॉजिकल, ये अजम्पशंस होती है आपकी धारणाएं एवं बोध, अजम्पशंस एंड परसेप्शन। पहले ही मान के चल रहे हो कि ये पर्सन है तो सच नहीं बोलेगा, शायद उसको ये पसंद आए, ठीक है, ये सब चीजें। प्री एग्जिस्टिंग माइंडसेट्स स्क्यूइंग द ट्रू मैसेज, पहले से बनी मानसिकता जो सही संदेश को प्रभावित करती है। दोनों चीजें हो सकती है कि आप पहले से ही ये चीज मान के चल रहे हो कि अगर ये पर्सन हमें बता रहा है तो शायद पूरा सच नहीं बताएगा, या ये पर्सन हमें बता रहा है तो शायद हमें पूरा का पूरा सच बताएगा। ठीक है, जब आप ऐसी एक धारणा बनाकर किसी से बात करते हो ना, तब भी ये कहीं ना कहीं बाधा क्रिएट करता है आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग माइंडसेट तो नहीं होना चाहिए, मानते हो ये चीज? ठीक है, बट स्टिल कहीं ना कहीं हम इस चीज को फॉलो कर लेते हैं कि अच्छा ये वाले पर्सन ने बताया तो शायद पूरी बात ही सही बताई हो, या इस पर्सन ने बताया तो शायद पूरी बात सही नहीं बताई होगी, क्योंकि शायद हमारी नहीं बनती, हो सकता है ऐसा भी। कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना कि जिस पर्सन से हमारी उतनी ज्यादा नहीं बनती है तो उनकी बात को शायद हम उतना सीरियस नहीं लेते हैं, एंड उनकी बात को शायद हम उतना सच नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि शायद हमारे पर्सनल रिलेशंस उतने ज्यादा अच्छे नहीं है। बट ऐसा जरूरी नहीं होता ना, आप पहले से आप एक माइंडसेट लेकर चल रहे हो, ठीक है, जिससे आपकी कम्युनिकेशन खराब हो सकती है। क्लियर सभी को, है ना? चलो बढ़िया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फियर एंड इमोशंस। फियर एंड इमोशंस का क्या मतलब होता है? एंजाइटी और एंगर हिंडरिंग रैशनल कम्युनिकेशंस। एग्जाम्पल के लिए ये आप खुद से बता देना मुझे कि आपकी लाइफ में शायद कभी ऐसा फेज हुआ होगा कि आपने शायद कभी कोई बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि आपको डर है कि शायद बात ना बिगड़ जाए, या शायद इसका अंजाम उतना अच्छा नहीं होगा। आपके मन में एक डर बैठ जाता है ना, ठीक है, कि आपके मन में डर बैठ जाता है कि ये वाली बात नहीं करते हैं, छोड़ो ना, शायद जो सिचुएशन है वो अभी तो जो ठीक चल रही है शायद वो बेकार हो सकती है, शायद हमारे रिलेशंस खराब हो सकते हैं, जिस वजह से, उस डर की वजह से हम उस बात को रखते हैं सिर्फ और सिर्फ रिलेशन को बचाने के लिए। हुआ होगा आप सभी के साथ में ऐसा, है ना? ये हो गया हमारा फियर। इमोशंस यानी कि भावनाएं। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम ये चीज कर लेते हैं कि ये जो पर्सन है ना ये हमारा बहुत ज्यादा खास है, तो क्यों ना इसके फेवर की बात बोल दी जाए। हम भावनाओं में बह जाते हैं ना, हम सच का पता नहीं लगाते हैं। हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, अपने रीजन को, सही और गलत ये सब सारी साइड में बातें रख के हम सिर्फ और सिर्फ भावनाओं में बह जाते हैं। ठीक है, कि किसी ने कुछ बोला है तो मैं शायद हमारी इमोशनल अटैचमेंट इतनी ज्यादा है कि हम इस तरीके से बात करते हैं कि अच्छा अगर इस पर्सन ने बताया तो हाँ मतलब कि इसी के साथ में गलत हुआ है, शायद सामने वाले ने बेकार किया होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा अच्छा है ना। भावनाओं में कभी कभी हम बह जाते हैं जिस वजह से जो एक्चुअल जो बात होती है उसका हम पता नहीं लगा पाते। तो ये दोनों ही चीजें हैं, फियर एंड इमोशंस। फियर कभी कभी डर से हम बात नहीं कर पाते हैं, इमोशंस की भावनाओं में इतने ज्यादा बह जाते हैं कि सच का नहीं पता लगा पाते, क्योंकि हम भावनाओं में शायद उस चीज का पता फिर हमें काफी ज्यादा बाद में लगता है पता कि असली बात तो कुछ और ही थी, है ना? ये दोनों सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके साथ में हुई होगी, है ना? आई थिंक मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं तीनों चीजें हुई होंगी आपके साथ में ना, जो चारों बताई है मैंने, कहीं ना कहीं या तो आपने किया होगा या फिर आपके साथ में हुआ होगा। ठीक है, होता है ऐसा। नेक्स्ट है हमारे पास में डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड ओपननेस। विश्वास और खुलेपन का स्तर, जिसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट होता है हम उसी से ही हम उसी को ही हम अपनी पर्सनल बातें बताते हैं। होता है ऐसा कि मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा, तो मैं इसी को अपनी सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, बट ट्रस्ट का सही मतलब है क्या? ट्रस्ट का सही सही मतलब है क्या?
मतलब किस लेवल पर आने के बाद आप बोल सकते हो कि हाँ यही ट्रस्ट वर्दी पर्सन है? मेरी आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है मेरी सभी को? हाँ जी, कोई तो कुछ बोल रहा था बट मेरे यहाँ पर लाइट चली गई एंड कनेक्शन चला गया, तो मुझे कुछ नहीं पता किसने क्या बोला है। एक बार प्लीज दोबारा से रिपीट कर दीजिए अगर कोई कुछ बता रहे थे तो। हाँ भी देती हूँ बस मैं। मैम आपने पूछा था कि डिग्री ऑफ ट्रस्ट हाँ हाँ के बारे में आप पूछ रही थी मैम। हाँ जी हाँ जी। कि कब आती है ऐसी डिग्री ऑफ ट्रस्ट कि अभी हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब दिल की बात अपने बोलते ना, दो जिसमें एक जान है हम, काइंड ऑफ अ फीलिंग, क्या बात है। तो आजकल के जमाने में, ये सोशल मीडिया के जमाने में, यस लेवल का ट्रस्ट आना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और भी कोई कुछ बोल रहा था क्या? कोई भी? क्योंकि सच में मुझे बस फोन में दिखाई दिया कि हाँ कुछ तो बातचीत चल रही थी बट मैं नहीं सुन पाई हूँ। नहीं यही ठीक है, क्या बात है, बढ़िया बात। चलो 2 मिनट का ब्रेक लेकर आओ, फिर हम डिग्री ऑफ ट्रस्ट से ही हम दोबारा से अपनी कम्युनिकेशन एंड डिस्कशन को हम शुरू करेंगे। जय शिव शंभु शिवम। आपकी मान ली मैंने बात। हर हर महादेव। हर हर महादेव। खुद ही आ जाना 2 मिनट के ब्रेक के बाद में, ठीक है? हेलो मैम, मुझे एक डाउट था। जी पूछिए। नॉइज बैरियर और जो फिजिकल बैरियर है वो सेम ही है? मतलब आपने बताया था जैसे कंस्ट्रक्शन का आवाज आ रहा है हमारे मीटिंग में, या फिर आप जब बात करें तो कम्युनिकेशन में बैरियर आएगा, वो दोनों सेम ही रहेगा फिर? फिजिकल बैरियर का ही जो एक सब टाइप है दैट इज नॉइस बैरियर, वो उसी का ही सब ओके। टाइप है। ठीक है। ओके ठीक है, सब ओके, थैंक यू। ओके ओके, आ जाइए सब, हो गया है तो ब्रेक। या थक चुकी हैं? नहीं, आज तो काम की बातें चल रही है। एक्सपीरियंस वाली चीजें चल रही है आज तो, है ना? तो तुमने एक्सपीरियंस किया है। चलिए ठीक है, तो हम बात करें डिग्री ऑफ ट्रस्ट के बारे में। डिग्री ऑफ ट्रस्ट, जिसके ऊपर हमें ज्यादा ट्रस्ट होता है हम उसी से अपनी जो पर्सनल जो डिटेल्स है हम वो शेयर करते हैं। एंड अगर किसी के ऊपर अगर हमें ट्रस्ट नहीं होता
तो हम उसे शेयर भी नहीं करते हैं। बट लेकिन हाँ, मेरा एक क्वेश्चन यही था कि हाँ, उस ट्रस्ट का पता किस तरीके से लगाया जाए। ठीक है, कि हाँ अगर ट्रस्ट है तो वो कब तक रहेगा, इस तरीके से। ओपननेस, कि हाँ जिसके साथ हम ज्यादा ओपन हम फील करते हैं, कहीं ना कहीं उनसे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं हमारी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पुअर लिसनिंग और इनअटेंटिवनेस। ये आपका अलग से है, ये आपका साइकोलॉजिकल में नहीं आता है। ठीक है, पुअर लिसनिंग एंड इनअटेंटिवनेस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ एंड आप मेरी बात को सही से सुन ही नहीं रहे हो, आप मेरी बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो क्या होगी, बात खराब हो जाएगी ना। मैं क्या बोलूंगी, सुन लो ना मेरी बात, जब मैं इतना बोल रही हूँ तो मैं ऐसे तो बोलूंगी ना आपको। दैट इज पुअर लिसनिंग एंड इन अटेंटिवनेस। ये मतलब कि यहाँ पर भी हो सकता है कि जैसे कि अगर आप मुझसे कोई चीज पूछ रहे हो एंड मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, मैं यहाँ वहां देख रही हूँ, तब भी आप बोलोगे ना कि एक बार सुन लो मेरी बात। सुन लोगे, थोड़ा ध्यान दे लोगे मेरी बात पे, तो शायद आपको बात समझ में भी आ जाए। हम करते हैं ना कभी कभी ऐसा कि मतलब कि लगे रहो ना फोन पे, वो मेरी तो बात सुननी नहीं है। ये सब चीजें हो जाती है आपकी पुअर लिसनिंग में। पुअर रिटेंशन, पुअर रिटेंशन का क्या मतलब होता है, हाँ यहाँ से भी बात खराब हो सकती है। अरे मैंने परसों ही तो बताया था वो कि 2 दिन के बाद मुझे मतलब कि शॉपिंग पे जाना है, आप भूल कैसे गए। आपको तो याद ही नहीं रहता है, जिससे क्या हो, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हमारी खराब हो सकती है। ठीक है, ये सब चीजें होगी आपकी कम याददाश्त। रेजिस्टेंस टू चेंज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम स्टेटस क्यू या फिर यथास्थिति भी बोलते हैं। यथास्थिति, इसका क्या मतलब है कि लोग बदलना ही नहीं चाहते, मैं तो ऐसा ही रहूंगा। आप किसी से बात कर रहे हो किसी भी चीज से रिलेटेड कि आप मतलब कि ऐसे मत किया करो, ठीक है, ये चीज खराब है। ठीक है, वो आपके सामने तो बोल रहे हैं या फिर शायद आपके सामने भी नहीं बोल रहे, वो बदलना ही नहीं चाहते। उनको पता है कि वो जो भी चीजें कर रही हैं वो गलत कर रही हैं, एंड उन गलत चीजों को सुधारने की जगह वो ये बोल रहे कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसे ही करता हूँ एंड मैं तो ऐसे ही रहूंगा, वो और मेरा तो सबको पता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ। जिससे क्या होगा, जिससे भी आपकी कम्युनिकेशन खराब हो सकती है। मानते हो ये चीज कि अगर आप किसी को समझा रहे हो, शायद उनकी भलाई के लिए समझा रहे हो, ऑफ कोर्स, ठीक है, आप उनको समझा रहे हो कि ऐसा नहीं करते, एंड उस पर्सन, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है मेरी, ऐसा कुछ, आवाज आ रही है मेरी सभी को, हाँ ना बोलो, नहीं, हेलो, हेलो, आवाज आ रही है सभी को मेरी, बताओ एक बार। अब आ रही है आवाज, कहाँ तक सुना आपने मुझे, रेजिस्टेंस टू मैम सिर्फ चेंज। पुअर रिटेंशन तक सुना, उसके बाद नहीं सुना मैंने तो। ठीक है, रेसिस्टेंस पुअर रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपको मेरी बात याद ही नहीं है तब भी हमारी बात खराब हो सकती है ना। ठीक है, रेजिस्टेंस टू चेंज को हम स्टेटस क्यो या फिर यथास्थिति भी बोलते हैं, कि ऐसे पर्सन जो अपने स्टेटस क्यो, अपनी यथास्थिति को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, जो बदलना ही नहीं चाहते। एग्जाम्पल के लिए कि मैं किसी पर्सन को ऐसे बोल रही हूँ कि ये चीज सही नहीं है, आप ये चीज मत करो, एंड उस पर्सन को भी पता है कि जो वो चीज कर रही है या जो उनका बिहेवियर है वो सही नहीं है, बट लेकिन वो उस चीज को इस तरीके से दिखा रहे कि मैं तो ऐसा ही हूँ एंड मैं तो ऐसे ही रहता हूँ और मैं ऐसा ही रहूंगा, एंड मैंने सब लोगों को बता रखा है कि मैं तो हूँ ऐसा, और सबको पता भी है वो मेरे बारे में। यहाँ पर भी आपकी कम्युनिकेशन खराब हो सकती है कि जो लोग बदलना ही नहीं चाहते। दैट इज रेजिस्टेंस टू चेंज, जो स्टेटस क्यू, अपनी यथास्थिति को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, एंड बड़े उस चीज के साथ में बोल रहे हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ एंड सबको पता है वो मेरे बारे में, तो मैं तो ऐसे ही हूँ। वो जिसको मेरे साथ में रहना है रहो, जिसको नहीं रहने तो रहो, वो वाली सब चीजें। ठीक है, ये चीज ठीक है कि हाँ जैसे हमें हमें वैसे ही रहना चाहिए, बट कुछ कुछ चीजें होती हैं दैट वी शुड चेंज, होता है ना ऐसा। तो ये हो जाएगा आपका, दैट इज रेजिस्टेंस टू चेंज। डिफेंसिव एटीट्यूड, ऊपर से अपनी बात को डिफेंड भी कर रहे हैं, डिफेंसिव एटीट्यूड, ये वाली बात भी आप लिख सकते हो, डिफेंसिव एटीट्यूड।
फिर आता है आपके पास में कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी कि संज्ञानात्मक असंगति, मेंटल डिस्कम्फर्ट फ्रॉम होल्डिंग कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, मेंटल डिस्कम्फर्ट फ्रॉम होल्डिंग कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, विरोधी विचारों के कारण होने वाली मानसिक सहजता। हमारे जो विचार है वो एकदम विरोध वाले, तब भी हमारी कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगी। सिर्फ और सिर्फ कल्चर से रिलेटेड ही नहीं, हर एक चीज में हमारे जो विचार है, हम क्या करते हैं, वो बोल देते हैं ना कि चलो अब एंड करते हैं इस रिलेशन, क्योंकि हमारी बन ही नहीं सकते, हमारे विचार नहीं मिल रहे ना, बिल्कुल भी विरोध हो रहा है हर एक चीज के, उसमें विरोध विचार, दैट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है, कि जब हमारे विरोधी विचारों के कारण होने वाली मानसिक असहजता, कि हमारे विचार इतने ज्यादा विरोधाभासी है, इतने ज्यादा विरोधाभासी है कि हम मेंटली कंफर्ट नहीं है एक दूसरे के साथ में, जिस वजह से हमारी कम्युनिकेशन खराब हो रही है। इज इट क्लियर? है ना? तुम बोलते कुछ हो करते कुछ हो, ये भी तो एक विचार हो सकता है ना। हमारे विचार शायद इसलिए भी मैच नहीं कर पा रहे कि भाई मतलब कि आप जो पर्सन हो, जो आप बोलते हो, आप वो चीज करते हो, एंड शायद कोई सेकंड जो पर्सन है वो इस टाइप का, वो कि बोलते कुछ है एंड करते कुछ है, अपोजिट करते हैं एकदम उस चीज का, दैट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। क्लियर हो गई सारी चीजें? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। नहीं, एक बार इन्हीं को ही पढ़ो, फिर इसके बाद में कुछ और है जो हम पढ़ेंगे। किसी को कोई अपना पॉइंट रखना है तो वो भी रख सकते हैं। डन, करें आगे? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। एक आता है आपके पास में हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है? हेलो इफेक्ट का ये मतलब होता है कि आपने किसी पर्सन की सिर्फ एक मतलब कि पॉजिटिव ट्रेट देख ली है, एंड उसी के हिसाब से आप ये बोल रहे हो कि ही इज द बेस्ट या शी इज द बेस्ट। होता है ना ऐसा, कि इस पर्सन की लिसनिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी है, तो पूरा ही सही बता दे कि दुनिया में अगर कोई अच्छा है तो वो बस यही है ना। दैट इज हेलो इफेक्ट। एक सकारात्मक गुण के आधार पर व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का अत्यधिक सकारात्मक मूल्यांकन करना, दैट इज नॉट करेक्ट। एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कि जैसे कि कोई भी एक गर्ल है जो आपको प्रॉपर एथनिक मतलब क्या आउटफिट में दिख रही है, बिल्कुल ट्रेडिशनल आउटफिट में दिख रही है, जस्ट आपने उसको देखा एंड आपने बोला कि ना शी इज द बेस्ट, सर्वगुण संपन्न है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ सारी चीजें अच्छी हैं, बोलने में अच्छी है, बिहेवियर अच्छा है, वो नेचर अच्छा है, ड्राइंग अच्छी है, खाना बनाना आता है, हर चीज आती है अच्छी। इज इट करेक्ट? सिर्फ एक ट्रेट देखकर? नहीं, दैट इज हेलो इफेक्ट, है ना। चलो, यहीं पर एक आता है आपके पास में हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न का क्या मतलब होता है? वहां पर क्या होता है, वहां पर आपने एक पॉजिटिव ट्रेट देखी एंड उसके हिसाब से आपने पर्सन को बोला कि ये तो पूरा ही अच्छा है। हॉर्न इफेक्ट का क्या मतलब होता है? आपने एक नेगेटिव ट्रेट देख ली एंड उसके हिसाब पे आपने बोल दिया कि ये तो पर्सन को अपने पूरा का पूरा ही जज कर ले कि तो पूरा का पूरा पर्सन ही बेकार है। एग्जाम्पल के लिए कि कोई जो पर्सन है वो आपके पास प्रॉपर ऐसे मतलब बैगी वैगी कपड़ों में आता है एंड ऐसे कैप वैप लगाकर आता है, कानों में ईयरबड्स हैं, कुछ इस टाइप का है, तो आप क्या बोलो कि मतलब कि
इस तरीके से आ रहा है, तो शायद मतलब कि ये स्पिरिचुअल नहीं होगा। हो करते हैं लोग ऐसा कि आउटफिट के उसमें बोलते कि ना शायद स्पिरिचुअल नहीं होगा, एंड मतलब कि ये सब नहीं करते होंगे। दैट इज वन इफेक्ट। हेलो इफेक्ट की एक पॉजिटिव ट्रेट देखकर पूरा ही पर्सन का आपने पॉजिटिव ही एस्टिमेट लगा लिया कि हाँ तो पूरा ही पॉजिटिव ही होगा। होन इफेक्ट की एक नेगेटिव ट्रेट को देखकर आपने उस पर्सन को पूरा ही जज कर दिया। दैट इज हेलो इफेक्ट एंड होन इफेक्ट। क्लियर हो गया सभी को? या होन इफेक्ट में ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, मतलब इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, इसलिए ये पर्सन कंप्लीटली बेकार है। इज इट करेक्ट? अगर किसी पर्सन को जल्दी गुस्सा आ रहा है कि वो पर्सन पूरा ही गलत है, क्या ये चीज ठीक है? कि एक नेगेटिव ट्रेट देखी एंड फिर पूरा ही बता दिया आपने? नहीं ना। चलिए, ये आपका हेलो इफेक्ट एंड होन इफेक्ट। आइडियोलॉजिकल बैरियर तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये यहाँ पर विचारधारा से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर आते हैं आपके लैंग्वेज सिमेंटिक्स। लैंग्वेज एंड सिमेंटिक्स बेस्ड लैंग्वेज अगर सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको बात करने में प्रॉब्लम होती है ना, उन्हीं सब चीजों से रिलेटेड है। देखो सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स का मतलब होता है कि वर्ड्स की वजह से कंफ्यूजन पैदा होना। लिख लो ये सिमेंटिक्स। सिमेंटिक जहां पर भी आपको दिख जाए ये हो जाएगा आपका वर्ड्स से रिलेटेड, या वर्ड्स यानी कि शब्द से रिलेटेड। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि किसी एक वर्ड की वजह से कंफ्यूजन पैदा होना। एग्जाम्पल के लिए कि मैंने बोला है मोटा। अब मोटे के दो मतलब होते हैं, एक मोटे का मतलब होता है कि फैटी है, फैट है थोड़ा सा, एंड बट लेकिन अगर आप इसको गुजरात में बोलोगे ना कि ना मोटा भाई, तो वहां पर मोटा जो शब्द है वहां पर रिस्पेक्ट को डिनोट करता है। समझ में आ रही है चीज? यानी कि शब्द की वजह से ही एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है कि एक मोटे का मतलब कुछ और है एंड एक मोटे का मतलब कुछ और है। शायद मैंने वो उस रेफरेंस से बोला है कि आप तो मोटे भाई हो मेरे, ठीक है, बट लेकिन अगर वो गुजरात वाले उसको शब्द नहीं पता होंगे तो वो तो ऑफेंड हो जाएगा ना कि आप की मतलब कि आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं मोटा हूँ, इस तरीके से। यानी कि जब शब्दों के आधार पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है, दैट आर सिमेंटिक्स। इसमें भी ना अब आपके दो टाइप के आते हैं, एक आता है आपका डिनोटेटिव मीनिंग, एक आता है आपका कोनोटेटिव मीनिंग। कोनोटेटिव मीनिंग, ठीक है। डिनोटेटिव मीनिंग जो है डी से डिनोटेटिव एंड डी से डिक्शनरी, यानी कि वो शब्द अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी वाले शब्दों के ऊपर रिलाई कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए कि मैंने आपको रोज दिया, अगर आप डिक्शनरी मीनिंग की तरफ जाओगे तो आप क्या रखोगे? अच्छा रोज दिया, फूल ही तो दिया है मुझे, तो आप उसको फूल की तरह लोगे, हाँ या ना? होगा ऐसा? डिक्शनरी मीनिंग रोज का क्या है कि वो एक फूल है, लाल रंग का होता है, यही तो करोगे ना एज्यूम, ठीक है। ये हो गया आपका डिनोटेटिव, यानी कि जब हम कोई भी जो चीज है हम सिर्फ और सिर्फ उसको डिक्शनरी वाले शब्दों के हिसाब से देखते हैं। कोनोटेटिव, कोनोटेटिव का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी जो चीज है हम उसको फीलिंग्स के हिसाब से देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि मैंने आपको रोज दिया है, यहाँ पर आप ये नहीं देखो कि मैंने आपको फूल दिया, लाल रंग का दिया, यहाँ पर आप उस फीलिंग्स को समझोगे कि रेड रोज दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, ये सब चीजें। क्लियर हो गया? शब्द है यहाँ पर डिक्शनरी मीनिंग एंड फीलिंग वाले मीनिंग, ठीक है। डेनोटेटिव, कोनोटेटिव, वर्ड्स लिख लीजिए। ओके, मिस इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड आता है आपका जार्गन। जार्गन का क्या मतलब होता है? जार्गन का मतलब होता है जब आप टेक्निकल वर्ड्स को यूज करते हो, होते हैं ना ऐसे कि आप टेक्निकल वर्ड्स को यूज कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए कि आप मतलब कि कहीं पर आप बात कर रहे हो बट लेकिन वहां पर आपने सॉरी वर्ड को यूज ना करके आपने अपोलोजाइज वर्ड को यूज कर दिया, ठीक है। अब जिनको पता होंगे दैट ओके, बट जिनको नहीं पता तो उनको थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा ना, तो भाई तुम सॉरी बोल दो, ठीक है। तो यानी कि जगह देकर जिस पर्सन से तुम बात कर रहे हो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि ज्यादा अगर आप जार्गन वर्ड्स आप यूज करोगे, टेक्निकल वर्ड्स आप यूज करोगे, यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर हो गया? किसी शब्द के मल्टीपल मीनिंग्स है। पुअर लैंग्वेज, पुअर लैंग्वेज का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं मराठी में बात करूं, अब मुझे तो मराठी नहीं आती है तो मैं क्या करूंगी, मैं थोड़े मिक्स कर दूंगी, जिससे क्या होगा सेंटेंस का मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएगा ना। ये सभी चीजें आपकी शब्द से रिलेटेड है,
जहां पर शब्द से रिलेटेड आपको कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे कि मैंने मोटा वर्ड बताया कि एक मोटे का मतलब होता है फैट, एंड एक मोटा भाई होता है जिसमें मोटे का मतलब होता है रिस्पेक्ट। डिनोटेटिव वर्ड वो होते हैं जो डिक्शनरी वाले मतलब होते हैं, एंड कोनोटेटिव वो होते हैं जो शब्द की फीलिंग्स को समझना चाहते हैं। जार्गन, टेक्निकल वर्ड्स, पुअर लैंग्वेज की अगर आप कोई ऐसी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो एंड वो आपको सही से नहीं आती है, स्टिल यूज कर रहे हो अगर आप उस चीज को, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक शब्द के ज्यादा मतलब होते हैं तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एग्जाम्पल के लिए मोटा भाई या फिर जैसे मैंने बताया। हाँ जी, सिमेंटिक्स क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? बढ़ सकते हैं आगे? ठीक है, ओके। एक आता है आपके पास में इनकंसिस्टेंसी इन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये मैंने आपको बता दिया कि बोल कुछ रहे हो बट लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बता रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो। इसमें तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनामिका, क्लियर आपको? ये क्लियर है ना? ओके ओके। एक आता है आपके पास में कल्चरल एंड मैकेनिकल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है। मैकेनिकल बैरियर्स अभी हम देख लेते हैं। मैकेनिकल बैरियर्स आपकी सारी की सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे कि अभी मेरे साथ में हुआ कि मैं आपसे बात कर रही थी एंड मेरा वाईफाई कनेक्शन हट गया, तो टेक्निकल जो चीजें होती है, ठीक है। कल्चरल एंड मैकेनिकल सबको क्लियर हो गया? मैकेनिकल का मतलब है कि जो चैनल आप यूज करो अगर उसमें दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। क्लियर है इतना सभी को? बढ़े आगे? थक तो नहीं गए? नींद तो नहीं आ रही है? ओके ओके, प्रणाम प्रणाम। अच्छा, नींद तो नहीं आ रही किसी को? थक तो नहीं गए? सच सच बता दो, नींद आ रही है किसी को? शबनम जी, आपकी चाय हो चुकी है? शाम की चाय हो गई आपकी? नहीं मैम, आज नहीं पी मैंने क्यों? सोचा कि 6 बजे के बाद पीऊंगी। अरे भाई फिर साहब, उसमें और 10 मिनट लग जाते ना मैम। ओ इतना बड़ा सेक्रीफाइस क्लास के लिए? आपसे बड़ा तो कोई नहीं नहीं कर नहीं, सकता। क्लास क्लास भी तो इम्पोर्टेंट है मैम। आप अरे इतना चाय मुझे ज्यादा है। चाय ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब हम बात करेंगे। रॉबिन्स ने ना एक सीक्वेंस बताया है कि अगर कम्युनिकेशन बैरियर होता है तो उसका एक सीक्वेंस बताया है। वो सीक्वेंस भी अभी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका फिल्टरिंग, फिर आता है सिलेक्टिव परसेप्शन, फिर आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, फिर आता है इमोशनल डिस्कनेक्ट, फिर आता है लैंग्वेज बैरियर्स। इनके हिसाब से जरूरी नहीं है कि ऐसे ही होगा। फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है? कुछ शब्दों की, अगर जैसे कि मैं कुछ बात बता रही हूँ उसमें से आपने कुछ शब्दों को निकाल लिया, ठीक है। सिलेक्टिव परसेप्शन क्या होता है कि जो शब्द आपने मेरी बातों में से निकाले हैं उन शब्दों को लेकर आपका कुछ परसेप्शन है, वह आपने परसेप्शन सिलेक्ट कर लिया। एग्जाम्पल के लिए कि मैं क्या बोल रही हूँ कि जैसे कि मैंने कुछ भी बात बोल रही है कि शायद मैं किसी रिलीजन के बारे में बात करूँ, जस्ट अब नॉर्मल मैं बात कर रही हूँ, बस रिलीजन की टॉक में भी ना आपने कुछ कुछ सिलेक्टिव वर्ड्स को निकाल लिया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वो कि मैंने बहुत सारी चीजें बोली हैं, मतलब कि रिलीजन से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। आपने क्या किया? आपने उसमें से कुछ कुछ सिलेक्टिव वर्ड्स को निकाल लिया। जब आपने उन सिलेक्टिव वर्ड्स को निकाला तो कहीं ना कहीं उन सिलेक्टिव वर्ड्स के पीछे आपको कोई परसेप्शन होगा, उसके पीछे फिर आप एक परसेप्शन बनाते हो। परसेप्शन बनाते हो आप एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड होना। अब क्या हो रहा है कि आपने जो मेरी बात में से आपने कुछ शब्द निकाले थे, शब्द निकालने के बाद में आपने उसके ऊपर जो परसेप्शन बनाया था, बट लेकिन मेरी तो बात कंटिन्यू चल ही रही है। अब मेरी बात जब कंटिन्यू चल रही है तो शायद मेरी इंफॉर्मेशन आपको इतनी ज्यादा दे दूं कि इंफॉर्मेशन अब ओवरलोड हो जाएगी, एंड रिसीविंग कैपेसिटी तो मतलब कि एक लिमिटेड है ना। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आपने मेरी कुछ बातों को निकाला एंड इसके ऊपर जब अपना परसेप्शन बना रहे थे, ठीक है, आप परसेप्शन बनाने में ही भले ही 5 6 7 सेकंड जब आपने उसके ऊपर परसेप्शन बनाया, तो उस टाइम पर जो चीज मैं बोल रही थी उन चीजों के ऊपर आपका ध्यान नहीं गया होगा, एंड एक सीक्वेंस कहीं ना कहीं आपका टूटा, जिस वजह से जानकारी और भी ज्यादा बढ़ गई। होगा ऐसा ही?
एग्जाम्पल के लिए कि मैं आपको कुछ बात बता रही हूँ, मेरी बात में से आपने 4-5 लाइनें हैं, आपने 4-5 लाइनें निकाली एंड इसके ऊपर आप परसेप्शन बनाने लग गए हो, बट अभी तक मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। जब आप मेरी बात को लेकर अपने दिमाग में कुछ परसेप्शन बना रहे थे उस टाइम पर मैं बोल ही रही थी, जिससे क्या होगा जब 5 to 6 सेकेंड्स के बाद में जब आपको ये चीज रियलाइज होगी कि अभी हमारी बात चल रही है, उस टाइम पर इंफॉर्मेशन शायद ज्यादा बढ़ चुकी होगी, जो शायद आपका दिमाग प्रोसेस कर ना पाए। होगा ऐसा ही, होगा ना ऐसे ही। एंड जब ये चीज होगी तो इमोशनल आप डिस्कनेक्ट फील करोगे, स्ट्रॉन्ग इमोशन डिसरप्टिंग क्लियर डिकोडिंग। क्यों? क्योंकि जब इंफॉर्मेशन ज्यादा हो चुकी है तो कहीं ना कहीं इमोशनली जो हमारे कनेक्शन बना हुआ था वो डिस्कनेक्ट होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इमोशंस है हमारे हमारे इमोशंस जो हम परसेप्शन बना रहे थे उसमें इतने ज्यादा व्यस्त हो गए, इंफॉर्मेशन अब ज्यादा हो गई, जिससे जो हमारी बात का जो फ्लो था कहीं ना कहीं वो तो खराब हो ही गया। वो खराब हो गया तो क्या होगा, जो इमोशनली जो भी हम बात कर रहे थे कहीं ना कहीं वो भी हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। लैंग्वेज बैरियर, डिफरेंस इन लैंग्वेज और जार्गन। एंड फिर हो सकता है कि शायद आप अपनी बात को इस तरीके से खत्म करो कि वो लैंग्वेज बैरियर भी बन जाए। अब क्या मैं आपको एक कहानी बताऊं? मैं आपको एक कहानी बताऊं? ठीक है। अपने लव्ड वन के बारे में सोचिए। कोई मतलब कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, लवर हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली में कोई पर्सन भी हो सकता है। आपकी उनसे कन्वर्सेशन चल रही है जो काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चल रही है। कन्वर्सेशन मतलब कि एग्जांपल के लिए कि आपकी जो कन्वर्सेशन चल रही है वो लव को लेकर चल रही है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जब आपकी बातें लव को लेकर चल रही हैं तो शायद उसमें से कुछ कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स थे जो शायद आपने निकाल लिए। एग्जांपल के लिए कि क्या क्या हो सकता है कि सामने वाले जो पर्सन आपसे बोल रहे थे तो उन्होंने बोला था कि मेरे जो मतलब कि जो मेरे करीबी होते हैं ना तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ना वो सिर्फ मुझसे ही बात करें। अब आपकी बातें 15 मिनट से चल रही थी, बट आपको ये वाली बात क्लिक हो गई कि सिर्फ मुझसे बात करें। सेलेक्ट कर लिया ना आपने, एक बात सेलेक्ट कर ली। अब जब आपने इस बात को सेलेक्ट किया कि सिर्फ मुझसे बात करे तो इसके पीछे आप एक परसेप्शन बनाओगे कि शायद या तो पर्सन टॉक्सिक है या पॉजेसिव है या फिर कुछ भी चीज है। परसेप्शन ये आपका खुद का है, या ये मेरी ज्यादा केयर करता है, परसेप्शन कुछ भी हो सकता है। होगा ऐसे ही। बट सामने वाले पर्सन की जो बात है अभी भी वो चल ही रही थी, जिससे क्या होगा जब आप वो थोड़ा सा परसेप्शन बना रहे थे ना, शायद उन्होंने बीच में 2-3 बातें और भी बोली हो। ठीक है। एंड फिर जब आपको एकदम से क्लिक हुई ये वाली बात कि अभी हमारी बात चल रही है, तब तक शायद वो किसी और टॉपिक तक पहुंच चुके थे, जिससे क्या होगा कि इंफॉर्मेशन ज्यादा हो चुकी है। अब आपका दिमाग उस चीज को प्रोसेस नहीं कर पाएगा, एंड जब उस चीज को प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा कि जो मेरा परसेप्शन चल रहा है मैं उसके बारे में सोचूं, या जो ये पर्सन अब जो बात बता रहे हैं फिर मैं उसके बारे में सोचूं, क्योंकि मेरे दिमाग में अब एक परसेप्शन बन चुका है इस पर्सन को लेके या फिर इस बात को लेके, जिससे क्या होगा आप इमोशनली डिस्कनेक्ट फील करोगे। होगा ऐसा? 4 पॉइंट्स होंगे या फिर नहीं होगा? होगा ना ऐसा? ये हो गए, ये 4 पॉइंट्स होंगे आपके अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स। मैं ये नहीं बोल रही कि यही होता है। ठीक है। फिर क्या आता है? फिर आता है आपका लैंग्वेज बैरियर, डिफरेंस इन लैंग्वेज और जार्गन प्रिवेंटिंग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये रॉबिन्स ने बिल्कुल लास्ट में रखा है, इसका वैसे कुछ इतना खास मतलब नहीं है, वैसे तो फर्स्ट में होना चाहिए था, बट रॉबिन्स के अकॉर्डिंग ये लैंग्वेज बैरियर सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है। बट लेकिन ये आपको 4 स्टेप्स तो याद रखने ही है। क्लियर रहेगा? ठीक है, सबको क्लियर रहेगा? हाँ या ना बताओ, है ना? तो अगर आपको ये लगाने के लिए दे दिए जाए तो ये चीज मत करना कि सबसे ऊपर लैंग्वेज बैरियर होगा, जो कि होना चाहिए, बट रॉबिन्स ने नहीं रखा है। ठीक है। रॉबिन्स ने सबसे पहले फिल्टरिंग को बोला है कि सबसे बड़ी बाधा तो वो है, फिर आते सिलेक्टिव परसेप्शन, फिर आते इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इमोशनल डिस्कनेक्ट, देन आता है आपका लैंग्वेज बैरियर। इज इट क्लियर? एंड परसेप्शन जो है, परसेप्शन आपके हिसाब से नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि आपका परसेप्शन है ना, है ना? मैं वैसे किस तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए एंड आपको थोड़ा याद हो जाए। क्लियर हो गई सभी को चीजें? हाँ जी, एकदम क्लियर हो गई, बता दो। चलो इतना ही पढ़ो, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट लगे तो पूछ लेना।
बाकी हम करेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है।